हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिलानी। इस वीडियो में जो टॉपिक अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज स्टार्टअप इंडिया स्कीम। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस टॉपिक के अंडर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स स्टडी करने होंगे। हम स्टडी करेंगे कि किसी भी बिजनेस को हम स्टार्टअप यूनिट कब काउंट करें, इसकी क्या कंडीशंस होंगी। फिर हम स्टडी करेंगे कि स्टार्टअप के क्या फीचर्स हैं। फिर हम स्टडी करेंगे कि इसकी क्या प्रोसेस है। और फिर किसी भी स्टार्टअप के लिए अगर हमको फंड्स इकट्ठा करना है तो उस फंड्स के लिए कौन कौन से हमें मेथड्स यूज करने होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये स्टार्टअप इंडिया स्कीम है क्या और ये एग्जिस्टेंस में क्यों आई। सिंपल सी बात है, किसी भी कंट्री के अंदर अगर हम बात करें तो काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में क्रिएटिविटी होती है, इनोवेटिव आइडियाज होते हैं। वो कुछ ना कुछ नया करने की सोचते हैं, कुछ हटके करने की सोचते हैं। कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर आनी है, कोई नया प्रोडक्ट लेकर आना है या कोई नई सर्विस लेकर आनी है। अब उनके मन में ये बातें होती तो हैं, कुछ स्टार्ट तो करना चाहते हैं, कुछ बिजनेस तो खड़ा करना चाहते हैं, पर उनके पास कहीं ना कहीं पैसे की कमी होती है, फाइनेंस की कमी होती है। तो इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया, इस टाइप के लोगों को सपोर्ट करने के लिए स्टार्टअप इंडिया स्कीम को अनाउंस किया। यह स्कीम कब अनाउंस की गई? अगस्त 2015 को। इस स्कीम को किसने अनाउंस किया था? हमारे कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इसको अनाउंस किया। इस स्कीम का जो टारगेट है वो इस टाइप के लोगों को सपोर्ट करना, फाइनेंशियली सपोर्ट करना और इसके साथ साथ कुछ अलग तरीके से भी सपोर्ट करना, फाइनेंशियली नॉन फाइनेंशियली। उन लोगों को सपोर्ट करना जो कुछ चेंज करना चाहते हैं, नए आइडियाज, नया प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, नया बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिविटी करना चाहते हैं, कुछ हटके करना चाहते हैं। तो ये स्टार्टअप इंडिया स्कीम स्मॉल टाइप के एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए है, छोटे छोटे बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए है। तो ये सपोर्ट करने के साथ साथ काफी सारे बेनिफिट्स भी देती है। अगर कोई स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंडर में बिजनेस खड़ा करना चाहता है तो उसको टैक्स के बेनिफिट्स भी मिलते हैं। पेटेंट्स अगर कराना है तो पेटेंट में भी बेनिफिट मिलते हैं, टैक्स में रिबेट मिलती है, लेबर लॉज में भी बेनिफिट्स मिलते हैं। तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम का बेनिफिट काफी है और इसका टारगेट काफी सारे लोगों को बिजनेस देना और काफी सारे लोगों को नौकरियां देना भी है। अब हम ये बात कर लेते हैं कि किसी भी बिजनेस यूनिट को हम स्टार्टअप के अंदर कैसे काउंट करें। क्या कंडीशंस हैं ऐसी कि जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी बिजनेस यूनिट को हम स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंडर में काउंट करा सकते हैं। पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर वन है बिजनेस के रजिस्ट्रेशन को लेकर। या तो आपका बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फॉर्म में रजिस्टर्ड हुआ हो, या पार्टनरशिप फर्म के फॉर्म में रजिस्टर्ड हुआ हो, या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के फॉर्म में रजिस्ट्रेशन हुआ हो। अगर ये तीनों बातें हैं तो आप उसको स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंडर में काउंट करा सकते हो। कंडीशन नंबर टू, आपका बिजनेस अगर जर्नल यूनिट है तो उसको इंडिया में रजिस्ट्रेशन हुए हुए 7 साल से ज्यादा ना हो गए हो। और अगर आपका बिजनेस बायोटेक्नोलॉजी यूनिट से रिलेटेड है, अगर आपका बिजनेस बायोटेक्नोलॉजिकल यूनिट है तो उसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में 10 साल से ज्यादा ना हुए हो, तो आप तब भी स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंडर में आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, बेनिफिट ले सकते हो। कंडीशन नंबर थ्री, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आपके बिजनेस की टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा ना हुई हो। तो ये तीसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन भी अगर आप फुलफिल कर देते हैं तो आप स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंडर में अप्लाई कर सकते हो। कंडीशन नंबर फोर, आपका जो टारगेट है, आपके बिजनेस का जो एम है वो एक नया प्रोडक्ट, नया प्रोसेस, नई कोई भी सर्विस लेकर आना हो, या फिर पहले से चल रही किसी सर्विस के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ चेंज लेकर आने वाला हो, जिससे कुछ बड़ा होने वाला हो, कुछ अच्छा होने वाला हो। तो ये चौथी कंडीशन। पांचवी कंडीशन, आपके पास जो बिजनेस चल रहा है आपका, वो किसी भी बिजनेस से स्प्लिट ना हुआ हो, या वो किसी भी रिकंस्ट्रक्शन का रिजल्ट ना हो। तो ये 5 कंडीशंस हैं। अगर आप 5 कंडीशंस को फुलफिल कर देते हैं तो डेफिनेटली आप स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंडर में अपने बिजनेस को काउंट करा सकते हैं। अब बात करते हैं कि स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंडर में कौन कौन से फीचर्स हैं। कुछ फीचर्स तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। फीचर नंबर वन, इनोवेशन। आपके बिजनेस का टारगेट कुछ इनोवेशन, कुछ क्रिएटिविटी होना चाहिए। कुछ नया करना, नया प्रोडक्ट, नई सर्विस, नई टेक्नोलॉजी, कोई नई मार्केटिंग टेक्नोलॉजी, ये कुछ नया करना
होना चाहिए, या फिर पहले से चल रहे प्रोडक्ट में, सर्विस में, टेक्नोलॉजी में चेंज लेकर आना। तो अगर आपका टारगेट इनोवेटिव है, इनोवेशन है, क्रिएटिविटी है, तो आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। इसका जो दूसरा फीचर है वो क्या कहता है, नर्चरिंग एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आपको पता है, जब भी हम कोई नया स्टार्टअप लगाना चाहते हैं तो वहां पर रिस्क होता है। आप नया प्रोडक्ट मार्केट में लाना चाहते हो तो बिजनेस खड़ा करने से आप डरोगे। तो इस टाइप के यूथ को, इस प्रकार के रिस्क को कवर करने के लिए किसका बेनिफिट हम ले सकते हैं, स्टार्टअप इंडिया स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम का जो सेकंड फीचर है वो यही है, वो रिस्क को कवर करने के लिए, काफी सारे एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए, उनको डेवलप करने में काफी हेल्प देता है। फीचर नंबर 3, रिलेटेड विद लिमिटेड एरिया। ये फीचर नंबर 3 हम पहले से स्टडी कर चुके हैं। कैसे? जर्नल यूनिट के केस में 7 साल, बायोटेक्नोलॉजिकल यूनिट के केस में 10 साल। तो ये हमको पहली कंडीशन हमने देखी थी। तो लिमिटेड एरिया है, लिमिटेड एरिया में ही आपको इसका बेनिफिट मिलता है, या किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपकी टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा ना होनी चाहिए। ये तीसरी एक और भी लिमिटेड इसकी लिमिटेशन है, क्या? इसका बेनिफिट स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि पहले से जो 20 साल से बिजनेस करता आ रहा है या पहले से करोड़ों अरबों के अंदर खेल रहा है हम उसको बेनिफिट देने वाले हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसका जो बेनिफिट है वो लिमिटेड एरिया ही है। स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को बेनिफिट मिलता है, 7 साल वालों को, रजिस्ट्रेशन किए हुए 10 साल वालों को। ये बातें मैंने आपको पहले भी बताई हैं। प्लस आपकी किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आपकी टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा ना हुई हो। जो चौथा इसका फीचर है वो है लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज मिनिमम है। आपको कानूनी कार्रवाइयां ज्यादा नहीं करनी होती, सिंपल सी प्रोसेस है। आप स्टार्टअप इंडिया स्कीम के उसके जो वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं है। लीगल मतलब जो कानूनी कार्रवाइयां हैं वो बहुत कम है। अगर आप बिजनेस स्टार्ट भी कर देते हो स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंडर में, तो आपके ऊपर लेबर लॉज के अकॉर्डिंग 3 साल तक कोई चेकिंग नहीं होने वाली है। तो कानूनी जो बाध्यताएं हैं, कानूनी जो कार्रवाइयां हैं, वो इसके ऊपर बहुत कम है। जो चौथा फीचर है वो मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं फिफ्थ फीचर, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट। आपको काफी सारे फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी मिलते हैं स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंडर में। आकर आप कोई नया प्रोडक्ट के लिए, डिजाइन के लिए पेटेंट कराते हैं। अब पेटेंट का एक्सपेंसेस होता है, तो उस पेटेंट के ऊपर आपको 80% की रिबेट मिल जाती है। स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंडर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स में रिबेट में मिल जाती है, और कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स होता है उसके ऊपर भी आपको रिबेट मिल जाती है। तो काफी सारी रिबेट ऐसी हैं जो गवर्नमेंट आपको अवेलेबल कराती है अगर आप स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंडर में काम कर रहे हैं। तो ये था हमारा फिफ्थ फीचर। सिक्स्थ फीचर क्या है? रजिस्ट्रेशन बहुत ईजी है। रजिस्ट्रेशन आपका एक ही दिन में हो जाता है। जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी तभी एक एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दी गई थी और एक वेबसाइट भी लॉन्च कर दी गई थी। आप उस एप्लीकेशन पे जाकर या वेबसाइट पे जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो आपका लगभग एक दिन में रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ईजी है। पॉइंट नंबर 7, स्टार्टअप सपोर्ट हब। यहां पर क्या हुआ, एचआरडी जो हमारा डिपार्टमेंट है, बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया था कि हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर हम स्टार्टअप हब की एस्टेब्लिशमेंट करेंगे। तो वहां से क्या होगा, काफी सारे लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है। कुछ नेम्स आपके पास दिए हुए हैं, एनआईटिस, निट्स, ट्रिपलाइट्स, डबल आई एस ई आर और एनआईपीआरएस। तो यहां पर कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर स्टार्टअप सपोर्ट हब इनको एस्टेब्लिश किया गया है, ताकि जो लोग स्टार्टअप स्कीम के अंडर में काम करना चाहते हैं, नई सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनको बहुत हेल्प मिल जाएगी। पॉइंट नंबर 8 जो हमारे फीचर का है वो है गवर्नमेंट फंडिंग। अब गवर्नमेंट ने भी क्या किया, 10,000 करोड़ का टारगेट रख दिया कि गवर्नमेंट ने बोला कि मैं लोगों की हेल्प करूंगी। कितने लेवल तक? 10,000 करोड़ रुपए तक के लिए। और गवर्नमेंट ने ये खर्चा कैसे डिवाइड किया? पहले वाले 4 सालों में गवर्नमेंट ने प्लान किया 2,500 करोड़, 2,500 करोड़, 2,500 करोड़ और 2,500 करोड़। मतलब पहले 4 सालों में टोटल गवर्नमेंट ने प्लान किया 10,000 करोड़ रुपए एक्सपेंस करने का। किसके ऊपर? इस प्रकार की एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, इस प्रकार के बिजनेसमैन टाइप के लोगों के ऊपर जो नई क्रिएटिविटी के साथ काम करना चाहते हैं, स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंडर में आना चाहते हैं। और गवर्नमेंट ने सभी बैंक की ब्रांचेस को भी ऑर्डर दे दिया कि आपको कम से कम एक स्टार्टअप स्कीम के अंडर में तो किसी न किसी को तो लोन देना ही है। और इसमें गवर्नमेंट ने ये भी कंडीशन रखी,
कि आपको कम से कम एक आदिवासी, एक दलित और एक लेडी को, बोले तो एक वुमेन को कम से कम स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंडर में लोन प्रोवाइड करना ही है। तो हमने यहां पर क्या स्टडी किए, 8 फीचर्स स्टडी किए। फीचर्स में हमने इनोवेशन की बात की और हमने ये देखा कि हमारा जो टारगेट है वो एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना है, लिमिटेड एरिया के ही लोगों को, लिमिटेड एरिया तक ही इसका जो स्कीम है वो अवेलेबल है। फिर हमने चौथा क्या पढ़ा, इसकी जो मिनिमम लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज है, लीगल जो कानूनी कार्रवाइयां हैं वो कम से कम है। फिर हमने ये देखा कि फाइनेंशियल जो बेनिफिट्स हैं वो भी डिक्लेयर हमको मिल जाते हैं, उसके बेनिफिट भी मिल जाते हैं। फिर हमने छठा बेनिफिट क्या पढ़ा, छठा फीचर क्या पढ़ा, रजिस्ट्रेशन करना बहुत इजी है। सातवां फीचर हमने क्या पढ़ा कि गवर्नमेंट ने प्लान किया है स्टार्टअप सपोर्ट हब एस्टेब्लिश करने के लिए। फिर आठवां पॉइंट हमने पढ़ा, जो गवर्नमेंट ने डिक्लेरेशन दी है कि मैं इतना एक्सपेंस करने वाली हूं, सभी बैंक की ब्रांचेस को ऑर्डर दे दिए। फिर उन्होंने ये बोला कि इस टाइप की कैटेगरी को भी आपको कम से कम लोन तो देना ही है। ये हमने बात की अभी फीचर्स की। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपको स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंडर में रजिस्ट्रेशन कराना है तो रजिस्ट्रेशन आपको कैसे कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको 6 पॉइंट्स स्टडी करने को मिल रहे हैं। पॉइंट नंबर वन के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको अपने बिजनेस का जो रजिस्ट्रेशन कराना है वो नॉर्मल तरीके से ही कराना है। या तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की फॉर्म में, या आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए पार्टनरशिप फर्म की फॉर्म में, या आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म की फॉर्म में। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, नॉर्मल तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है। रजिस्ट्रेशन करा लिया तो पॉइंट नंबर 2, अब आप क्या कीजिए, जो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट, उस वेबसाइट पे जाइए। उस वेबसाइट के ऊपर आपको जो भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जा रही है, अब सारी इंफॉर्मेशन आप अपलोड कर दीजिए। सारी इंफॉर्मेशन जब आपसे मांग रहे हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। कौन से डॉक्यूमेंट्स, 3 डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। पहला डॉक्यूमेंट लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, दूसरा डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस के रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट, और जो डॉक्यूमेंट नंबर 3 है वो बिजनेस के बारे में आपको डिटेल्स देनी होगी। बिजनेस आपका किस टाइप का है, व्हाटएवर जो भी बातें हैं आपको इसके फॉर्म के अंदर लिखी हुई होंगी। तो ये 3 टाइप के डॉक्यूमेंट्स हैं, आप डॉक्यूमेंट्स तीनों के तीनों अपलोड कर दीजिए। जब ये तीनों डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे तो आप पॉइंट नंबर 4 पे आइएगा। पॉइंट नंबर 4 के अकॉर्डिंग अगर आप टैक्स में बेनिफिट लेना चाहते हैं, अगर आप टैक्स में बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपके पास एक लेटर होना चाहिए। वो लेटर कौन सा, वो लेटर आपको कौन अवेलेबल कराता है, इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड। ये लेटर आपको वहां से अवेलेबल होता है। अगर वो लेटर आपके पास है तो वो लेटर भी आप अपलोड कर दीजिए। अगर आप लेटर अपलोड कर देते हैं तो आपको टैक्स में भी बेनिफिट मिलने वाला है। फिर पॉइंट नंबर 5 के अकॉर्डिंग कुछ बातें आपको खुद से डिक्लेयर करनी होती हैं। जो एंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेस खड़ा करने वाला है, उसको कुछ बातें खुद से भी डिक्लेयर करनी होती हैं। वो कौन सी बातें हैं, टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट, बिजनेस आपने कितने टाइम के लिए शुरू किया है, टर्नओवर के बारे में बात आपको लिखनी है, बिजनेस के नेचर की जो इनोवेशन है उसके बारे में लिखना है, बिजनेस आपका स्प्लिटिंग से है या फिर आपका रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। ये सारी बातें आपको खुद डिक्लेयर करनी होती है। जैसे आपने देखा है ना, कभी कभी एक फॉर्म होता है, फॉर्म के नीचे आप साइन करते हो, डिक्लेयर करते हो कि ये ऊपर लिखी हुई जितनी भी बातें हैं ये सारी सच है और इसका जिम्मेदारी, इन सभी बातों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद लेता हूं। तो ऐसा लगा लीजिए पॉइंट नंबर 5 ऐसा ही है, आपको कुछ बातें खुद से डिक्लेयर करनी होती है। पॉइंट नंबर 5 के बाद पॉइंट नंबर 6 पे आ जाइए। जब सारे डॉक्यूमेंट्स चेक हो गए, जब सारी बातें वेरिफिकेशन हो गई, तो पॉइंट नंबर 6 पर आकर आपको अपने बिजनेस का एक रजिस्ट्रेशन नंबर कह लीजिए या स्टार्टअप का रिकॉग्नाइजेशन नंबर आपको अवेलेबल हो जाता है। तो ये स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंडर में हमने प्रोसेस में 6 स्टेप स्टडी किए। सबसे पहले हमने नॉर्मल तरीके से रजिस्ट्रेशन कराना है। पॉइंट नंबर 2 पे हमने क्या किया, वेबसाइट पे गए। पॉइंट नंबर 3 पे हमने क्या किया, 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए। पॉइंट नंबर 4 पे मैंने क्या किया, टैक्स का बेनिफिट लेने के लिए एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया। पॉइंट नंबर 5 पर आपने खुद कुछ डिक्लेरेशन दी। पॉइंट नंबर 6 पर अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके वेरीफाई हो चुके हैं तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं वेज टू फंड स्टार्टअप। मतलब अगर आपको फंड्स का अरेंजमेंट करना है तो वो फंड्स का अरेंजमेंट आप कहां कहां से कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में हमें 10 बोले तो 10 टॉपिक्स स्टडी करने हैं। फर्स्ट है हमारे पास बूट स्ट्रैपिंग। मतलब अगर हमने स्टार्टअप लगाना है,
हमारे पास पैसा कहां से आ सकता है? बूटस्ट्रैपिंग के थ्रू। बोले तो हम अपना पर्सनल पैसा यूज कर सकते हैं, रिलेटिव्स के थ्रू उनसे भी पैसे के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या अपना हमारा जो फ्रेंड सर्कल है उनसे भी हम फंड्स के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन सोर्सेज से हम पैसा फंड्स कलेक्ट करके अपना स्टार्टअप लगा सकते हैं। तो ये फंड्स कलेक्ट करने का सबसे इजी सोर्स है। सेकंड है हमारे पास क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग में हम क्या करते हैं? इंटरनेट के थ्रू हम अपनी बिजनेस के आइडियाज को स्प्रेड कर देते हैं। इंटरनेट के ऊपर मैंने क्या किया? अपने बिजनेस के आइडियाज को डाल दिया कि मेरा बिजनेस करने का ये टारगेट है, ये मेरा इनोवेटिव आइडिया है, मैं ये प्रोडक्ट लाना चाहता हूं। तो जिन भी लोगों तक मेरी इंफॉर्मेशन पहुंचेगी और अगर उनको मेरे बिजनेस में इंटरेस्ट है तो वो मेरे बिजनेस में पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे। मतलब क्राउड फंडिंग में मैंने क्या किया? भीड़ का इस्तेमाल किया, उन लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा कलेक्ट किया और मैंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर लिया। तो ये है क्राउड फंडिंग, सेकंड मेथड। थर्ड है हमारे पास एंजल इन्वेस्टमेंट। एंजल इन्वेस्टमेंट आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग इन्होंने लिखा हुआ है, दीज आर द रिच पीपल हैविंग इंटरेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑन द स्टार्टअप। ये एक अमीर तरह के लोग होते हैं जो आपके स्टार्टअप की डेवलपमेंट में आपकी हेल्प करने वाले हैं। अब एंजल्स हम सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं होते हैं। मान लो आप कभी किसी मजबूरी में है और आप अपने फ्रेंड्स के पास गए, किसी फ्रेंड के पास गए और उसके पास 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा रखे हुए हैं। उसने 2 लाख रुपए से आपकी हेल्प कर दी। उसने आपको क्या बोला? भाई ये पैसा तो मेरे पास वैसे भी एक्स्ट्रा रखा हुआ था, कोई नहीं, ये इससे मैं तेरी हेल्प कर देता हूं। तो दैट्स मीन जो आपका फ्रेंड है वो आपकी एंजल है। तो वो एंजल इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या हुआ? कुछ इस तरह के रिच टाइप के पीपल होते हैं, ये आपके आसपास की काफी सारे लोग होते हैं जो आपकी हेल्प कर देते हैं और जिससे आपका इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपका स्टार्टअप शुरू हो सकता है। तो दिस इज एंजल इन्वेस्टमेंट। इसके बाद है हमारा वेंचर कैपिटल। काफी सारी वेंचर कैपिटल कंपनीज होती हैं जो जहां पर वो पैसा लगाती हैं वो बिजनेस कौन से होने चाहिए? रिस्क वाले होने चाहिए, प्लस वहां पर प्रॉफिट की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो वेंचर कैपिटल कंपनीज भी होती हैं जो वहां पर पैसा इन्वेस्ट करने के अंदर इंटरेस्ट रखती हैं जहां पर प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा है और रिस्क भी बहुत ज्यादा है। तो ये वेंचर कैपिटल कंपनीज के थ्रू भी आप चाहे तो फंड्स कलेक्ट कर सकते हैं। फिर है हमारा फिफ्थ पॉइंट, इंक्यूबेटर्स एंड एक्सीलेटर्स। इंडिया की गवर्नमेंट ने काफी सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इंक्यूबेटर्स और एक्सीलेटर्स की कैटेगरी में रखा है। अब बात करते हैं कि इंक्यूबेटर्स कौन से होते हैं। ये इंक्यूबेटर्स होते हैं वो इंस्टीट्यूशंस, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो आपको स्टार्टअप लगाने में आपकी हेल्प करेंगे। मतलब स्टार्टिंग में जो आपकी फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, दैट इज इंक्यूबेटर्स। अब बात आती है कि एक्सीलेटर कौन होते हैं। जब आपका बिजनेस डेवलप होने लगता है और अगर उस वक्त आपको फाइनेंस की नीड है तो वो फाइनेंस की नीड अगर आप एक्सीलेटर वाली इंस्टीट्यूशन से पूरा करते हो तो उसको हम बोलते हैं एक्सीलेटर्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये इंक्यूबेटर्स और एक्सीलेटर्स कौन डिसाइड करता है? ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो गवर्नमेंट ने कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इंक्यूबेटर्स की कैटेगरी में रखा है और कुछ एक्सीलेटर्स की कैटेगरी में रखा है। इंक्यूबेटर्स कौन? जो आपकी स्टार्टिंग में हेल्प करते हैं। एक्सीलेटर्स कौन? जो आपके बिजनेस की डेवलपिंग स्टेज में आपकी हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं विनिंग कॉन्टेस्ट फंड्स। इसके अंडर में क्या होता है? काफी सारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनका एक कॉन्टेस्ट कराया जाता है। उनको बोला जाता है कि आप अपने अपने आइडियाज बताओ, आप कौन सा बिजनेस खड़ा करना चाहते हो या कौन सा बिजनेस चला रहे हो। तो इस कॉन्टेस्ट के अंदर जितने भी एंटरप्रेन्योर होंगे अपने अपने इनोवेटिव आइडियाज बताएंगे, अपनी अपनी प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। तो जिसकी प्रेजेंटेशन सबसे अच्छी होगी, जिसका आइडिया सबसे ज्यादा इनोवेटिव होगा, सबसे अच्छा होगा, तो वो जीत जाता है। और जो जीत जाता है उसको क्या दी जाती है? प्राइज मनी। तो उस प्राइज मनी के थ्रू भी आप अपने बिजनेस को फंड्स कलेक्ट करने के लिए यहां से यूज कर सकते हो। तो फंड्स को कलेक्ट करने का ये हमारा कॉन्टेस्ट तरीका भी अच्छा है। तो कॉन्टेस्ट में जाइए, वहां पे पार्टिसिपेट कीजिए, अपने इनोवेटिव आइडियाज रखिए, वहां से जीतिए और वहां से भी अपना फंड्स कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बैंक लोन। अब ये बात तो हमने पहले भी स्टडी की थी कि गवर्नमेंट ने काफी सारे बैंकों को क्या बोला हुआ है कि आप स्टार्टअप स्कीम के अंडर में सबको लोन दीजिए। तो इसके अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये सारे बैंक हैं जहां पर आप कुछ कंडीशंस कंपाइल कर देते हैं, फिल कर देते हैं, तो वहां से आप बैंक से लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। अगर आप बैंक से लोन लेने में कैपेबल नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि बैंक की कंडीशन पूरी नहीं कर पाए, तो हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के थ्रू भी पैसा ले सकते हैं, उनसे भी फंड्स कलेक्ट कर सकते हैं। फिर है हमारा गवर्नमेंट ऑफर। ये बात तो आपको पहले ही पता है कि गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ रुपए की हेल्प देने के लिए बोला हुआ है।
फिर है हमारा 10th क्विक मनी। क्विक मनी के अंदर अगर आप चाहो तो अपने प्रोडक्ट को सेल करने से पहले भी आप कस्टमर से पैसा इकट्ठा कर लेते हो, या अपनी प्रॉपर्टीज को सेल कर सकते हो, या अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज करें तो वहां से भी आप पैसा इकट्ठा कर सकते हो। तो दिस इज क्विक मनी। तो किसी भी स्टार्टअप के लिए फंड को कलेक्ट करना है तो हमने 10 मेथड स्टडी किए हैं। इन 10 मेथड्स के अंदर बूटस्ट्रैपिंग, खुद का पैसा, रिलेटिव का, फ्रेंड्स का। फिर क्राउड फंडिंग के अंदर मैंने क्राउड का यूज किया। एंजल इन्वेस्टमेंट जो आपके लिए देवता या भगवान का अवतार लेकर आएंगे। फोर्थ हमने क्या पढ़ा, वेंचर कैपिटल कंपनीज, जो जहां पर रिस्क ज्यादा होगा प्लस जहां पे प्रॉफिट की उनको पता लगेगा ना कि प्रॉफिट ज्यादा है तो वहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर इंक्यूबेटर एक्सीलेटर जो बिजनेस की स्टार्टिंग में या बिजनेस की डेवलपिंग स्टेज में आपकी हेल्प करते हैं। फिर हमने आगे पढ़ा अगर आप कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेते हैं तो वहां पे जाके जीत सकते हैं। फिर हमने पढ़ा कि बैंक से लोन ले सकते हैं, और अगर आप बैंक से लोन नहीं ले सकते हो तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं। फिर गवर्नमेंट का भी ऑफर है। फिर 10th लेवल पे हमने क्या स्टडी किया, क्विक मनी। तो ये सब वो मेथड है जो आपको स्टार्टअप लगाने में, आपको फंड्स इकट्ठा करने में आपकी हेल्प देने वाले हैं।